हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 यानी यूपीएसआई की जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं। कैसे कैसे हम पूरा सिलेबस जीएस का कवर करेंगे ये मैंने आपको पिछली सभी वीडियोज में बताया है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में सभी वीडियोज ऐड कर दी गई हैं। सभी क्लासेस को आप वहां से जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा किसी और एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासें आप बड़े आराम से ले सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो पॉलिटी या संविधान उसमें पूछा ही जाता है। और पॉलिटी या संविधान का सिलेबस किसी भी एग्जाम के लिए अलग नहीं होता है, सभी एग्जाम्स के लिए यही संविधान पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये क्लासेस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं जो 2025 में आने वाली वैकेंसी है तो उसके लिए प्ले लिस्ट बना दी गई है। इसके पहले हम संविधान के बहुत सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे संविधान का भाग 3 और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, तो इन्हें ही हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट या जो मौलिक अधिकार वाला चैप्टर है थोड़ा लंबा है, तो इसे हम 2 से 3 वीडियोज में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मूल अधिकार आखिर होते क्या हैं। तो देखिए, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अधिकार होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको यह समझना है कि जिंदा रहने का मतलब सिर्फ सांसें लेना नहीं होता है। जिंदा रहने का मतलब है कि आप एक गरिमापूर्ण जीवन जी पा रहे हैं, जहां पर आपके साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है, जहां पर आपको बोलने की आजादी है, जहां पर आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी धर्म अपना सकते हैं और उसका आचरण कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं वो आपको मिलती हैं। आपने सुना होगा, वसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो जिंदा रहने का मतलब सिर्फ सांसें लेना नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, मूल अधिकार समझ गए होंगे आप कि मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अधिकार होते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि किसी व्यक्ति को जितने भी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं या हमें जितने भी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं क्या उन्हें मूल अधिकार ही कहा जाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मूल अधिकारों के अलावा भी कई प्रकार के अधिकार होते हैं, जैसे विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो यहाँ पर सिर्फ मूल अधिकार नहीं होते हैं, यहाँ पर विधिक या कानूनी अधिकार भी होते हैं। इनमें फर्क क्या होता है कि जो मूल अधिकार होते हैं उनकी संविधान गारंटी प्रदान करता है, यानी अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है या आपके किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 32 क्या है ये हम आगे इसी चैप्टर में समझेंगे। तो मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनकी संविधान हमें गारंटी प्रदान करता है, और अगर इनका उल्लंघन होता है तो इनका उल्लंघन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन विधिक अधिकारों के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपके किसी विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आपको कहाँ जाना होगा? तो आपको सीधे जाना होगा अधीनस्थ न्यायालय या जो जिला न्यायालय होते हैं वहां पर। तो आप अगर आपके विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आपको अधीनस्थ न्यायालय या जो जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं वहां पर जाना होगा। और अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आपने फर्क समझ लिया होगा विधिक अधिकार और मूल अधिकारों में। अब देखिए, जो मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार को हमने ग्रहण किया है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की पूरी कहानी है। आइए समझते हैं क्या कहानी है, आखिर क्यों मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए, हमने मौलिक अधिकारों को अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स जो था उससे ग्रहण किया है। तो हमने जो अपने देश के संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया है
वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर के शामिल किया है या उनके जैसा ही कॉन्सेप्ट शामिल किया है। अब ये जो बिल ऑफ राइट था ये प्रेरित था ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से। मैग्ना कार्टा से। अब ये मैग्ना कार्टा क्या था? तो ये मैग्ना कार्टा पहला ऐसा लिखित दस्तावेज था जिसमें किसी व्यक्ति के या नागरिक के अधिकारों की बात की गई थी। तो इंग्लैंड में एक राजा थे, राजा जॉन, तो उन्होंने सबसे पहले एक लिखित दस्तावेज बनाया था। एक लिखित दस्तावेज था। क्या था? एक लिखित दस्तावेज था, वो बनाया था जिसमें पहली बार किसी नागरिक के या किसी व्यक्ति के अधिकारों की बात की गई थी। इसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया था। इस मैग्ना कार्टा से प्रेरित होकर के अमेरिका ने बिल ऑफ राइट्स बनाया और इस बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर के हमने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को या मूल अधिकारों को शामिल किया। अब देखिए संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से लेकर के 15 तक में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। ये बात हम कई बार देख चुके हैं। आज हमें यही जो 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल हैं इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और ये देखिए राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं जो मौलिक अधिकार होते हैं या जिन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं, वो किसी व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध हमें प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति हो या राज्य हो, राज्य का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सब तरह की सरकारें जो हैं, चाहे सरकार हो चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीन नहीं सकता है। ना तो राज्य छीन सकता है ना तो कोई दूसरा व्यक्ति छीन सकता है। इसलिए कहा जाता है कि ये राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध किसी व्यक्ति को प्राप्त हैं। इसके अलावा कहा गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं या मूल अधिकार हैं वो वाद्य योग्य हैं। वाद योग्य का मतलब ये होता है कि अगर आपके किसी मूल अधिकार का उल्लंघन किसी व्यक्ति या राज्य के द्वारा किया जाता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर केस कर सकते हैं उसके खिलाफ कि इसने मेरे इस मौलिक अधिकार का हनन किया है, मुझे बताया जाए कि क्यों मेरे मौलिक अधिकार का हनन किया गया है। आर्टिकल 32 के तहत मैंने आपको बताया था इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है। यानी अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है या उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं सीधे और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं सीधे। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय भी हैं। इसका मतलब ये है कि ये इम्फोर्सिबल हैं। अगर इनको लागू नहीं किया जा रहा है तो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कह सकता है कि हमारे मौलिक अधिकार क्यों छीने गए हैं, हमारे मौलिक अधिकार लागू किए जाएं। जबकि वहीं जो अभी हम आगे डीपीएसपी पढ़ेंगे वो प्रवर्तनीय नहीं है। जैसे उसमें सरकार को स्वतंत्रता दी जाती है कि जब आपकी सही परिस्थितियां होंगी, जब आप कैपेबल होंगे, तब आप जो भी संविधान में डीपीएसपी के अंतर्गत चीजें लिखी गई हैं उनको लागू करेंगे। लागू करने के लिए आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। यहाँ पर लागू करने के लिए आप फ्री या स्वतंत्र नहीं है, आपको लागू ही करना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति के अधिकार आप छीन नहीं सकते हैं। यानी राज्य और कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति के अधिकार छीन नहीं सकता। प्रवर्तनीय का मतलब ये है कि इसे अगर छीना जा रहा है तो इसे लागू कराया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। निरपेक्ष अधिकार हैं, ये सापेक्ष अधिकार नहीं है। आपको पता होगा इसमें युक्ति युक्त या तार्किक जो प्रतिबंध है वो लगाए गए हैं। जैसे आर्टिकल 19 में आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप राह चलते हुए किसी को गाली देते हुए चलेंगे क्योंकि आपको बोलने की आजादी है। वहां पर प्रतिबंध लगाए गए हैं कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन आप ऐसे बोलिए कि किसी दूसरे के मौलिक अधिकार न छीन जाए, किसी दूसरे को दिक्कत ना हो। तो आपके मौलिक अधिकार तब तक हैं। अगर आपके मौलिक अधिकार के प्रयोग से किसी दूसरे के मौलिक अधिकार छीन जाते हैं तो फिर वहां से आपके मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। जैसे आर्टिकल 19 में कहा गया है कि आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आर्टिकल 19 में ही सब क्लास जोड़ करके ये भी कह दिया गया है कि अगर पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था खतरे में आती है या देश की अखंडता और संप्रभुता खतरे में आ जाती है आपके बोलने से, तो फिर आपको बोलने की आजादी नहीं है, वहां पर आपके बोलने का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये निरपेक्ष अधिकार नहीं है, ये सापेक्ष अधिकार हैं। यानी
जितने भी अधिकार आपको संविधान ने दिए हैं उनमें कुछ ना कुछ तार्किक प्रतिबंध या लॉजिकल बाउंडेशंस लगाई गई हैं कि यहाँ पर आपके मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे या सीमित कर दिए जाएंगे, इतने से आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये केवल नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। देखिए, ज्यादातर जो मूल अधिकार हैं वो सभी को प्राप्त हैं, भारत में रहने वाला नागरिक हो या गैर नागरिक हो। लेकिन कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। नागरिक कौन है, गैर नागरिक कौन है, कितने लोग इस देश में रह रहे हैं, ये सब हमने नागरिकता वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो अगर आपको नहीं पता है कि नागरिक और गैर नागरिक में फर्क क्या होता है, नागरिकता कैसे मिलती है, ये सब कुछ आप नागरिकता वाले चैप्टर में जाकर के पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारा टॉपिक डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो देखिए, ये केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, ये गैर नागरिकों को नहीं दिए जाएंगे। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30। अब देखिए, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो आपके सारे मूल अधिकार जो हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं। निलंबित करने का मतलब ये नहीं है कि उनको खत्म कर दिया जाएगा। निलंबित करने का मतलब ये है कि जब तक आपातकाल लगा हुआ है तब तक के लिए उन अधिकारों को आपसे छीन लिया जाएगा। निलंबित करने का मतलब आप जानते हैं, सस्पेंड करना होता है। आप देखते होंगे किसी सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति को अगर सस्पेंड किया जाता है तो उसे नौकरी से निकाल नहीं दिया जाता, उसे कुछ समय के लिए नौकरी से दूर कर दिया जाता है, उसके बाद उसे दोबारा ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय आपके सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं या सस्पेंड किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन 2 ऐसे मूल अधिकार हैं जिनको किसी भी कंडीशन में, यानी राष्ट्रीय आपातकाल भी अगर देश में लगा हुआ है तो उनको आप निलंबित या सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 20 के अंतर्गत जो मूल अधिकार दिए गए हैं और आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो मूल अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 21 में लिखा है कि हमें जीवन जीने का अधिकार है। तो देखिए, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो राष्ट्रपति ये तो नहीं कह सकते कि आप आज से लेकर के 1 साल तक के लिए सांस लेना बंद कर दीजिए क्योंकि अभी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। तो जीवन जीने का अधिकार आपको हर हालत में मिलना चाहिए, इसलिए आर्टिकल 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी। अब देखिए, जो मूल संविधान था, यानी जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान में कुल 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। तो कुल 7 प्रकार के मूल अधिकार जो थे वो मूल संविधान में थे। लेकिन बाद में मैंने आपको बताया था, समय के साथ साथ परिस्थितियों के हिसाब से बहुत सारे परिवर्तन संविधान में किए जाते हैं, बहुत सारे संशोधन किए जाते हैं। तो संशोधन करके इन्हें एक मूल अधिकार को खत्म कर दिया गया। अभी हम समझेंगे। वर्तमान जो संविधान है उसमें कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। देखिए, पहला मूल अधिकार है समता या समानता का अधिकार, और इसे आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में बताया गया है। तो इन सभी आर्टिकल्स को हमें पढ़ना है क्योंकि अंदर से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समता या समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक में बताया गया है। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार को 23-24 में बताया गया है। फिर इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को 25 से लेकर के 28 तक के अनुच्छेदों में या आर्टिकल्स में बताया गया है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता के बाद शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो 29 और 30 अनुच्छेद में आपको शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के बारे में बताया गया है। फिर देखिए, ये जो अधिकार है 6वां मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार। यह आर्टिकल 31 के तहत पहले मूल अधिकार हुआ करता था, यानी जो संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल 31 के तहत पहले मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट हुआ करता था। अगर आपसे संपत्ति छीनी जाती है तो फिर उसके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन आपको पता है, अभी बहुत सारी भूमि का अधिग्रहण करती है सरकार, और हमारे यहाँ पहले जमींदारी व्यवस्था हुआ करती थी, तो उसको खत्म करने के लिए और बहुत सारे नए कानून बनाने के लिए संपत्ति का जो अधिकार था उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से छीन करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा
मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था, उसके द्वारा ये जो संपत्ति का मूल अधिकार था, यह संपत्ति का अधिकार था, इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार या विधिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया और इसे लिख दिया गया आर्टिकल 300A के अंदर। तो आर्टिकल 300A या आर्टिकल 300 के अंदर लिख दिया गया संपत्ति के अधिकार को और कह दिया गया कि ये अब से विधिक अधिकार होगा, कानूनी अधिकार होगा और इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अगला अधिकार। तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ सब जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम देखेंगे समता या समानता के अंतर्गत जितने आर्टिकल हैं उनको स्वतंत्रता के अंतर्गत ये सब हम पढ़ेंगे अब डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे समानता या समता का जो अधिकार आपको दिया गया है उसमें जितने भी आर्टिकल लिखे गए हैं उनके अंदर कौन सी बातें कही गई हैं।